एमए प्रीवियस द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रिय छात्राओं, मैंने अभी तक साहित्य इतिहास लेखन की दूसरी परंपरा की चर्चा की और इस दृष्टि से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान अति महत्वपूर्ण है। जिस योगदान को बहुत अच्छी तरीके से प्रतिष्ठित करने का श्रेय दूसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तक में प्रोफेसर नामवरजी सिंह ने किया है। यह स्थापना देना इसलिए भी ज़रूरी था कि एमए में पहुंचने के बाद हमारा उद्देश्य केवल प्रश्न पत्र को सॉल्व करना और एमए में अधिकतम अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने विषय की व्यापक समझ होनी चाहिए और उस समझ के आधार पर जो साहित्य के इतिहास में बुनियादी दृष्टिगत भेद के आधार पर की गई लेखन परंपरा के भीतर बड़ी बहस आगे चल कर के हुई, वो आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि बनाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि के में सन्निहित थी। इसलिए इसकी आदिकालीन प्रवृत्तियों से लेकर के आधुनिक तक के बोध की एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति जरूरी थी और मेरी यह सलाह भी होगी कि हिंदी साहित्य की भूमिका के साथ साथ दूसरी परंपरा की खोज को जब पढ़ोगे तो नए इतिहास बोध, खास करके साहित्य इतिहास बोध की अभिव्यक्ति अपने आप में आए। इसके बाद साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की दृष्टि से जब देखोगे तो अगला इतिहास का पड़ाव बहुत बाद में आता है। इसका यह मतलब नहीं कि साहित्य के इतिहास के नाम से ग्रंथ लिखे ही नहीं गए, वो लिखे गए, लेकिन कोई बुनियादी साहित्य इतिहास दृष्टि से लिखी गई पुस्तक आती है तो वो आती है बहुत दिनों बाद प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। एक नया दृष्टिकोण लेकर यह पुस्तक आती है कि जब साहित्य पर आप बात करते हैं तो सामाजिक स्पंदन और संवेदना में निहित वैचारिकी को छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हिंदी साहित्य के साथ साथ उसकी बुनियादी संवेदना और उस संवेदना के पीछे छुपे हुए राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों की खोज भी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसको स्थापित करना बहुत जरूरी है। इसको एक उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूँ। प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी जब आधुनिक काल लिख रहे होते हैं तो उसमें एक बात सबसे महत्वपूर्ण लिखते हैं कि भारत के भीतर एक संविधान अंबेडकर ने लिखा था। और जब अतीत में जाओगे, वैसे तो मैंने इसको उल्टा कर दिया है, सीधा ही रख करके देखो, एक संविधान मनु ने लिखा था और दूसरा संविधान अंबेडकर ने लिखा था। मनु के संविधान में अंबेडकर के लिए जगह नहीं है, लेकिन अंबेडकर के संविधान में मनु के लिए पूरी जगह है। अब ये वाक्य कहने का औचित्य क्या है? साहित्य चूंकि संपूर्ण सामाजिक स्पंदन को पकड़ता है, इसलिए वो इस दृष्टि को पकड़ेगा और इस दृष्टि की संवेदना को रामस्वरूप चतुर्वेदी पकड़ते हैं। प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी अपने साहित्य के इतिहास के लेखन के साथ साथ यह समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से साहित्य के इतिहास का चक्र चलता है और उस चक्र का जब पूरा पहिया घूम जाएगा तो विकास का एक बहुत बड़ा पथ
निर्मित होगा और उसकी ऊंचाई निर्मित होगी। समाज का विकास समग्रता को किनारे करके नहीं होगा। विकास की शुरुआत अगर मनुस्मृति से होती है, जिसमें अंबेडकर को निकाल करके बाहर कर दिया जाता है, तो उस विकास की चरम परिणति अंबेडकर के संविधान से होती है, जिसमें अंबेडकर को भरपूर स्थापित तो किया जाता है, लेकिन मनु को निकाल करके बाहर नहीं किया जाता है। यह मूलभूत संवेदना है, क्योंकि विकास, संवेदन रहित विकास, जिसे आगे चल करके मुक्तिबोध, ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान की बात कर रहे थे, उसके बिना संभव नहीं है। ज्ञान हो या विकास हो, संवेदना से रहित होकर उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। और संवेदना का औचित्य तब तक सिद्ध नहीं होता है जब तक वह ज्ञान से परिपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि संवेदना अगर ज्ञान से परिपूर्ण नहीं होगी तो कोरी और निरीह भावुकता में बदलेगी, और कोरी और निरीह भावुकता अपने विकास की परिणत के साथ साथ अंधविश्वास में परिणत हो जाती है। तो साहित्य के इतिहास का यह भी दायित्व है कि वह सामाजिक संवेदना को पकड़ने के लिए राजनीति की ओर जाए, समाज की ओर जाए, संस्कृति की ओर तो साहित्य जाता ही जाता है, अन्य विविध पहलुओं की ओर जाए। यह किताब इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि आचार्य शुक्ल बनाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पक्षधरता के में आगे बढ़ते हुए साहित्य विचारधारात्मक पूर्वाग्रहों का जब शिकार होता है, तो वो शब्दों के अलग अलग अर्थ को ध्वनित नहीं करता है। उदाहरण के लिए मध्यकाल में बहुप्रचलित होने वाला एक शब्द है म्लेच्छ। म्लेच्छ शब्द का साधारणतया अर्थ विदेशी होता है, लेकिन मध्यकाल में इस्लामिक आक्रमण के आते आते यह शब्द मुसलमानों के अर्थ में रूढ़ हो गया। इस दृष्टि से यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण होने लगा, खास करके सांप्रदायिक दृष्टि से साहित्य का इतिहास देखने वालों के लिए। मुसलमान या म्लेच्छ शब्द अत्याचारियों के प्रतीक के रूप में आने लगा, और धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से देखने वालों के लिए म्लेच्छ शब्द केवल और केवल विदेशी के अर्थ में रहा, जबकि आम जनता उसको मुसलमान के ही अर्थ में ले रही थी। शब्द के अर्थ बहुत दूर तक जाते हैं, लेकिन जब उन अर्थों को हम घसीटने लगते हैं तो वो अर्थ अनर्थ करके साहित्य के स्पंदन की बजाय एक राजनीतिक पक्षधरता के प्रति आग्रहशील हो जाते हैं, और यह आग्रह एक पूर्वाग्रह बन जाता है जो साहित्य के व्यापक सामाजिक बोध को बाधित करता है। यह पुस्तक इस बात को स्पष्ट करती है कि यहाँ पर आया हुआ म्लेच्छ शब्द मुसलमानों के ही अर्थ में है, विदेशियों के अर्थ में नहीं है, और उसके पीछे इस साहित्य के इतिहासकार का गहन अध्ययन और विश्लेषण बोलता है। और वल्लभाचार्य के हवाले से प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी यह प्रमाणित करते हैं कि आप किस आधार पर इसको मुसलमान कहेंगे। उनके एक श्लोक को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु, म्लेच्छों के आक्रमण से यह देश आक्रांत है। यह सच है कि मध्य युग में कोई भी आक्रांता हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वह आक्रांता पूरे उस जनता के मनोविज्ञान को प्रभावित करता चलता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि बहुत सारे इतिहास ग्रंथ लिखे गए, लेकिन स्थापनाओं की दृष्टि से यह इतिहास ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, और जहाँ भी वो महत्व स्थापित होता है उसको बहुत ढंग से वो विश्लेषित करता चलता है। इतना ही नहीं, एक नया दृष्टिकोण देता है कि अब तक के जो साहित्य के इतिहास लिखे गए, उन इतिहासों का मूल्यांकन कैसे किया जाए
और उस मूल्यांकन के साथ साथ उस युग में आई हुई महत्वपूर्ण रचनाओं और उनकी प्रवृत्तियों का भी विश्लेषण सूक्ष्मता से कैसे किया जाए, जिससे साहित्य का इतिहास बोध सामान्य इतिहास बोध से अलग हो। मैंने अंबेडकर के इतिहास के माध्यम से प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी की उस दृष्टि का तो विश्लेषण किया कि राजनीति किस तरीके से समाहित हो करके संवेदना को प्रभावित करती है और वो साहित्य में परिणत होता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम आते हैं तो देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत स्थापित मान्यताओं को बहुत सारे लोग केवल रट करके काम चला लेते हैं। अब जैसे शुक्ल जी की बहुत बड़ी मान्यता है और ध्यान से देखा जाए तो सही मान्यता है, वो आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। लेकिन जब आधुनिक काल की शुरुआत होती है तो शुक्ल जी उसमें एक विशेष बात लक्षित करते हैं और उस बात को लक्षित करते हुए साफ साफ लिखते हैं कि आश्चर्य की बात तो यह है कि आधुनिक युग की शुरुआत नाटकों से होती है। अब यहाँ पर उस आश्चर्य को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि ये शुक्ल जी का आश्चर्य है और यह आश्चर्य बहुत महत्वपूर्ण है। या इस आश्चर्य के पीछे भी एक बड़ा आश्चर्य है कि अब तक आलोचकीय दृष्टि इस ओर आकर्षित नहीं हुई कि आखिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आश्चर्य क्यों होता है। प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी अपने इस ऐतिहासिक ग्रंथ में इस ओर आकर्षित होते हैं और इस सवाल से टकराते हैं कि आखिर आचार्य को इस बात पर आश्चर्य क्यों होता है और कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आश्चर्य क्यों होता है। आश्चर्य इसलिए होता है कि कहाँ तो हिंदी की परंपरा में एक व्यापक अरसे से नाटक अनुपस्थित रहा, वही नाटकों आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत ही नाटक से होती है। इतना ही नहीं, समीक्षा के क्षेत्र में भी अगर पहली उत्कृष्ट समीक्षा मानी जाए तो आचार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नामक निबंध भी है और उसी के आधार पर उसका विश्लेषण किया जाए। यहाँ भारतीय परंपरा की दृष्टि से भी हम देखें, आचार्य प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी को थोड़ा अलग रखें तो काव्य शास्त्र की बुनियाद भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही है और यह नाट्य शास्त्र या पूरी परंपरा पलट करके गद्य के विकास के साथ साथ नाटक के रूप में आती है। तो समीक्षा की भी शुरुआत यहीं से होती है और साहित्य की भी शुरुआत यहीं से होती है। समीक्षा की शुरुआत के संदर्भ में नाटक के उदाहरण बहुत उत्कृष्ट होते हैं और उस आधार पर नाटक के विश्लेषण के माध्यम से पाठक के या दर्शक के उस साहित्य की पठनीयता और उसकी ग्राह्यता का बोध आसानी से हो जाता है। इसी बात का उत्तर देते हुए प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि आचार्य को आश्चर्य इस बात पर होता है कि कहाँ तो एक अरसे से नाटक हिंदी साहित्य से अनुपस्थित रहा, वहीं आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत ही नाटकों से होती है। अब सवाल यह है कि नाटकों से ही क्यों होती है। जरा आज का भी परिवेश देखो तो आज भी हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश इस बात के लिए संघर्ष कर रहा है कि जनता का एक बहुसंख्यक भाग साक्षर हो जाए। जाहिर सी बात है कि साहित्य को समझने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है। यहाँ अभी पूरी जनता का संघर्ष साक्षरता के लिए ही चल रहा है। जब संघर्ष साक्षरता के लिए चल रहा हो उस स्थिति में आप साहित्य के बोध को पूरी जनता तक कैसे पहुंचा पाएंगे जो कि अनपढ़ है, साक्षर भी नहीं है। आप याद कीजिए उस 1857 की स्थिति को। साहित्यकार, इस युग का साहित्यकार खास करके स्वाधीनता की चेतना के बोध से युक्त होता है और इस स्वाधीनता की चेतना का प्रचार और प्रसार जब तक व्यापक जनसमूह में नहीं होगा तब तक उस प्रचार प्रसार का कोई औचित्य नहीं है। उसमें नाटक ही एक ऐसी साहित्य की विधा साबित होती है जो
दर्शक के लिए लिखा जाता है या नाटक का पाठ किया जाता है, और नाटक को जब खेला जाता है तो नाटक जनता के बीच पढ़े लिखे और अनपढ़ होने के भेद को समाप्त कर देता है। इस भेद की समाप्ति से व्यापक चेतना का प्रसार होता है। अब तुम कहोगे कि प्रसार होता कैसे है, इस पर भी प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी कमेंट करते हैं। भारतेंदु जी का नाटक है अंधेर नगरी। उस नाटक में एक बाजार का दृश्य है। उस बाजार में बेर और सीजनल एक फल होता है, जिस जो गांवों से परिचित होंगे उन्हें पता होगा, फूट बिक रहा है, और कुजड़िन उसको बेच रही। सब्जी बेचने वालों को उस क्षेत्र में कुजड़िन ही बोलते हैं। वो बेच रही है। वो जोर से आवाज लगाती है कि ये लो हिंदुस्तान का मेवा, बैर और फूट। बैर और फूट में जो श्लेष है वो अर्थ की ध्वनि को बहुत तीव्र करता है। बैर का एक अर्थ यहां पर आकर के, जहां बेर होता विधा में लाने पर, उसकी व्यंजना दूर तक जाती है कि हिंदुस्तान नष्ट इसीलिए हुआ कि आपस में किसी न किसी आधार पर बटा हुआ था, और वर्तमान में और ज्यादा बटा जा रहा है, जिससे आपसी बैर हो रहा है, आपसी दुश्मनी बढ़ रही है, और डटकर अंग्रेजों का मुकाबला नहीं हो पा रहा है। और इसी तरीके से आपसी फूट हमें ले डूब रही है, जिससे एकजुटता के साथ हम पूरी शिद्दत से इस विदेशी साम्राज्यवाद के विरोध में नहीं खड़े हो पा रहे हैं। एक बात और थी, उस समय साहित्य पर प्रतिबंध उस समय तुरंत लग जाता था अगर वो अंग्रेजी राज्य के खिलाफ हो। तो अब ये बैर और फूट किस तरीके से कौन से साम्राज्य को विभाजित करती, इसका संकेत भी जरूरी था। लेकिन चूंकि अंग्रेज तुरंत उस साहित्य को प्रतिबंधित कर देते थे, इसलिए यह बहुत आसान नहीं था। अतः अंग्रेजों ने की पकड़ में न आने के लिए साहित्य अपने साहित्यिक तत्वों का इस्तेमाल करता था, जिससे साहित्य उस आम जन तक भी पहुंच जाए और साथ ही कानून की पकड़ में ना आए। जो मैंने बैर और फूट के माध्यम से कहा था कि अभिधा में उसका कुछ और अर्थ निकलता है, व्यंजना में कुछ और अर्थ निकलेगा, लक्षणा में कुछ और अर्थ निकलेगा, जिसकी ओर प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी की इतिहास दृष्टि जाती है और ऐतिहासिक स्थापनाएं करती है। इसी क्रम में उन्होंने और कहते हैं कि अंधाधुंध मचो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। अब मानहु राजा रहत विदेशा का करके उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ऐसा है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी की स्थापना है, कि स्पष्ट कर दिया कि विदेश में हमारा राजा रहता है, इसीलिए इस देश में अंधाधुंध मचा हुआ है। जब राजा इस देश का होगा यानी स्वाधीन होगा, तो यह अपने आप यह अंधाधुंध मिट जाएगा या मिट जाना चाहिए। इस दृष्टि से यह ग्रंथ बहुत ऐतिहासिक रूप में आता है। आज बस इतना ही, अगली बात अगली क्लास में।